बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ और ख़बरें आई हैं आपके लिए, मैं लेके आया हूँ जनाब, ज़रा सुन लीजिए। और अच्छी अहम ख़बरें हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोविड होने के बावजूद, कोरोना होने के बावजूद एक अहम तरीन इजलास बुलाया बनीगाला में। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को बुलाया, कुछ मीडिया टीम के लोगों को बुलाया और एक अहम फ़ैसले किए। और कोरोना के बावजूद उन्हें ये इजलास बुलाने की नौबत क्यों आई, मेरे ख़्याल में, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे ख़्याल में वो गैर मामूली इजलास था, अहम फ़ैसले किए गए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन दिनों कुछ अपने आप को रिविज़िट कर रहे हैं और पिछला जो 2.5 साल, पौने 3 साल का दौर इक़्तिदार है उसको रिविज़िट कर रहे हैं, रीथिंक कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या कोताहियाँ हुई, कहाँ पे कंप्रोमाइज़ ऐसे किए जिससे उनके कॉज़ को नुकसान पहुँचा और जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो मकसद उनसे दूर हो गया। ये वो सोच रहे हैं अपने पौने 3 साला दौरे इक़्तिदार को। और अब वो इस नतीजे पे, जो इत्तलात हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगले जो 2.5 साल हैं, 2 साल हैं, 1.5 साल हैं या साल है, जितना भी है, अब वो मेरा ख़्याल है कि वो कहते हैं कि अब मैंने कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना और किसी किस्म का प्रेशर कबूल नहीं करना। 3 मार्च से ये नया फ़ेज़ उनके लिए शुरू हुआ है। 3 मार्च से, जब यूसुफ़ गिलानी जीत गए कौमी असम्बली में और हफ़ीज़ शेख हार गए। इमरान खान साहब को यकीन था कि गिलानी साहब हार जाएंगे, हफ़ीज़ शेख जीत जाएंगे और जो उनका इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा और उनके इत्तेहादी वो गवर्नमेंट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसमें उनको दोनों तरह की इत्तलात मौसूल हो रही थी। एक इत्तला थी, पूछते थे तो वो कहते थे गिलानी साहब आपको अपसेट कर सकते हैं, गिलानी साहब जीत सकते हैं। दूसरी इत्तला, दूसरे लोगों से मिलते थे, इधर से उधर जाते थे तो कहते थे कि गिलानी साहब का बताएं। दूसरी जानिब से इत्तला मिलती है कि गिलानी साहब फ़िक्र न करें, गिलानी साहब हार जाएंगे और हफ़ीज़ शेख जीत जाएंगे। और वही दिन हुआ जब रिज़ल्ट आया तो बावजूद गिलानी साहब जीत गए। तो वो दिन इमरान खान साहब के लिए काफ़ी अहम दिन था और उसके बाद उनको ज़रा थोड़ा सा धचका लगा और धचका लगने के बाद फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें रिविज़िट करना शुरू हुई। अब कोरोना हो गया, कोरोना में उनको मज़ीद आइसोलेशन में जाने का मौका मिला और मज़ीद उन्होंने आजकल, जो मेरी इत्तला के मुताबिक आजकल जो वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो यही है कि वो अपना मकसद कैसे हासिल करेंगे और ये जो अपाहज हुक्मरानी है, मफलूज किस्म का इक़्तिदार है, वो इसके बलबूते पर क्या इसी तरीके से आगे बढ़कर कुछ हासिल कर सकेंगे। फिर कल एक और इसी गुफ्तगू में काफ़ी मैं आपको कोशिश करूँगा किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ। फिर उसके बाद कल एक अहम दिन आया और वो आया मरियम सफ़दर साहिबा का। मरियम सफ़दर साहिबा को नैब ने तलब किया था और नैब का नोटिस मौसूल हो चुका था। उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया और धमकियों के सिलसिले के बाद हुआ ये एंड टाइम पे आके, यानी चंद घंटे पहले, हाज़िरी से चंद घंटे पहले मरियम का नोटिस वापस ले लिया नैब ने और वकालत नोटिस मुअत्तल कर दिया और कहा गया कि फिर मुनासिब वक्त पे बुलाएंगे। ये फ़ैसला भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने इस पे डिस्प्लेयर शो किया है क्योंकि नैब उनके इख्तियार में नहीं है, नैब उनके कंट्रोल में नहीं है, नैब ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन इस पे भी उन्होंने डिस्प्लेयर शो किया है और उनको मायूसी हुई है कि इसका मतलब ये है कि स्टेट इंस्टीट्यूशन, जबकि गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, तो नैब ने ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाई और पसपाई क्यों इख्तियार की और इससे जो एक गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है मौजूदा गवर्नमेंट का, उससे उसको नुकसान पहुंचा है। इसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कुछ अब फ़ैसले करने जा रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं अगले 2.5 साल
2.5 साल हैं, 2 साल हैं, 1.5 साल हैं, साल है, जितना भी है। अब उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है कि आने वाले दिनों में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपना जो मोटो है, अपना जो मैनिफेस्टो है, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए उन्होंने नैब पे इन्हिसार कम शुरू कर दिया है और अब FIA की तरफ आ गए हैं। शुगर क्राइसिस आया क्योंकि नैब का लंबा प्रोसेस है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत पहले इंक्वायरी, पहले एप्लीकेशन आती है, फिर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी कई महीने कई साल चलती रहती है, फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वाइट कॉलर क्राइम में वो आ जाता है। जबकि अब वो कहते हैं कि माफियाज़ हमारे सामने हैं और सारे नज़र आ रहे हैं, किसी को सज़ा नहीं हो रही, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, बड़े बड़े मगरमच्छों से रिकवरीज़ नहीं हो रही। तो फिर एक इदारा उनके बराह रास्त कंट्रोल में है, वज़ारत दाखिला के कंट्रोल में है, और वो है FIA। तो उनको इन्होंने एक्टिव करना शुरू कर दिया है। तो साथ ही बता दूं कि नदीम बाबर साहब, पेट्रोलियम क्राइसिस आया पिछले साल और आनन फानन पेट्रोल गायब हो गया और चंद दिनों में ही उस पेट्रोलियम बहरान में अरबों खरबों रुपया आवाम से माफियाज़ की जेबों में चला गया और एक मसनूई बहरान पैदा किया गया। और ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता था, क्योंकि पेट्रोल जो है उसका रेट आलमी मंडी में सही अगर कहा जाए तो वो माइनस में चला गया था, माइनस में। और $1 $2 डॉलर के और ज़ीरो पे सौदे हुए, $2 पे भी सौदे हुए, $4 पे भी सौदे हुए, 5 पे भी हुए। तो माइनस तक रेट उनका गिर गया था, शदीद तरीन बहरान आया। उस बहरान से भी हमारे जो पेट्रोलियम और उससे मुताल्लिक़ इदारे हैं उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान देखते रह गए। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद किसी किस्म को कार्रवाई नहीं हुई। फिर शुगर का क्राइसिस आया, शुगर में भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ग़ालिबन ये समझते हैं और ये अब उन्होंने सलाह मशवरा किया अपने करीबी लोगों के साथ, खालिस जो PTI के लोग हैं, खालिस, उसमें शफ़क़त महमूद हैं, उसमें असद उमर हैं, शिबली फराज हैं, शेरी मज़ारी हैं और मुराद सईद हैं। खालिस जो PTI के है, PTI ब्रीड यूँ कह लें आप, और उनके पुराने, उनके साथ मशवरा किया, उनके साथ बिलमुशाफ़ा भी कर रहे हैं और अदरवाइज़ भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अब वो कहते हैं कि मैंने मज़ीद कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि सोलो फ़्लाइट, तन्हा परवाज़। तो एक तो उन्होंने नदीम बाबर साहब को फ़ारिग कर दिया, पेट्रोलियम के उनके ख़ुसूसी मुआवने ख़ुसूसी थे, उनको फ़ारिग कर दिया, उनकी हो गई छुट्टी। और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट, और ये मामला FIA को दे दिया। और न सिर्फ FIA को दे दिया बल्कि वो कह रहे हैं कि बाकी इंतज़ामी नौइयत के फ़ौरी इक़दामात भी किए जाएंगे और वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम के शोबे में जो कार्टेल्स बैठे हैं, माफियाज़ बैठे हैं, उनको अब बेनकाब करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, पॉजिटिव मैनर्स में भी नेगेटिव मैनर्स में भी बहुत बड़ा नेटवर्क है पेट्रोलियम और उससे जुड़े हुए। इसमें ये इंटरनेशनल मार्केट में भी और नेशनल मार्केट में भी हर जगह ये पेट्रोलियम का जो कारोबार है उसमें अमरीकी सदूर भी आते हैं। उसमें आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी एक दफ़ा नाम आया था, पीपल्स पार्टी के लोगों का नाम आया था, इराक़, सऊदी अरब, अमेरिका, मिडल ईस्ट, सब के सब। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियन खरबों डॉलर्स की मार्केट है ये। लिहाजा एक तो ये हुआ, नदीम बाबर को फ़ारिग कर दिया और सारा काम उनके ज़िम्मे कर दिया। शुगर क्राइसिस आया, शुगर में भी अब उन्होंने शुरू कर दिया है, FIA के ज़िम्मे लगाया है और अपना ज़िलाई हुकूमतों के कह लें सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे लगाया है, जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है। अब वो इस लेवल पे आ रहे हैं, बल्कि अब वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू कर रहे हैं
FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अब अगला जो 2.5 साल जितना भी रह गया उसको अब खेलेंगे फ्रंट फुट पे, और उसमें उनकी हुकूमत जाती है तो चली जाए, कोई इत्तेहादी छोड़ के जाता है तो चला जाए, और उसमें उनको कोई ऐसा है नहीं। बजट वो दे रहे हैं, बजट की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुश्किल तरीन फ़ैसले हो रहे हैं, और मुश्किल तरीन फ़ैसले इस सेंस में कि IMF अपनी शराइत आयद कर रहा है। IMF की शराइत पूरा करने के लिए टैक्सेस आयद हो रहे हैं, और तकरीबन 140 अरब रुपए का एक टैक्स है। गैस और बिजली दोनों महंगे हो रहे हैं, और जो कहते हैं कि गर्दिशी कर्ज़े उनको कम किया जाए। IMF अगर पैसे देता है तो वो शराइत भी आयद करेगा। कठिन फ़ैसले, मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, और इसका प्रेशर, इसका बोझ आना है आवाम पे, और एक रद्द-ए-अमल आएगा। उस रद्द-ए-अमल को कैसे फ़ेस करना है, ये भी एक उनके लिए इम्तहान है। तो जब वो कहते हैं कि माफियाज़ को पकड़ना नहीं, जिस माफिया को हाथ लगाते हैं कोई ना कोई सिफारशी आ जाता है, और वो इतना मजबूत माफिया है कि प्राइम मिनिस्टर के अहकामात भी नहीं मानता, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, FBR नहीं मानता, और जब ये सब कुछ हो रहा है तो नैब उनकी दस्तरस में नहीं है, तो फिर ये कैसी हुक्मरानी है। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो तो था कि गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है बहुत ही कमज़ोर, लिहाजा ये सिलसिला चल रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुकम्मल तौर पे कर दिया है इनकार। और अब इसीलिए नदीम बाबर को फ़ारिग किया, बहुत तगड़े आदमी थे, और अब इसीलिए आपने देखा होगा कि काबीना को रीशफ़ल करना है, नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, रुका हुआ है। वज़ारतें चेंज होनी हैं, नहीं हो रही, और नए वज़ीर इंडक्ट करने हैं, नहीं हो रहे, मुसलसल लेट हो रहा है। सेनेट का इलेक्शन हो गया 3 मार्च के बाद, उसके बाद हलफ भी हो गया, चेयरमैन भी आ गए, डिप्टी चेयरमैन भी आ गए। तो इतने अरसे से जो मिनिस्टर फ़ारग हुए थे वो अभी फ़ारग बैठे हैं, नए वज़ीर, तो ये काफ़ी सारा मामला चल रहा है गड़बड़। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस गड़बड़ को कैसे फ़ेस करते हैं, ये है अहम तरीन इम्तहान। उस्मान बुज़दार उनके लिए मसला बन चुके हैं, खान साहब नहीं चेंज करना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मसला बन चुके हैं, वो नहीं चेंज करना चाहते। उस आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी मसला बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं चेंज करना चाहते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये सारे काम रुके हुए हैं। तो सेहत याबी के बाद अगले हफ्ते में वज़ीर आज़म ने कुछ इक़दामात करने हैं। तो वो क्या इक़दामात होंगे, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आइसोलेशन में रह के क्या मूड बनाया है, और किस रफ्तार से आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मैं जो ख्वाब लेके आया था वो इस तरह के हंग पार्लियामेंट में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और पब्लिक को अब वो रिलीफ भी देंगे। अगली बात ये बता दूं कि कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे उनको थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी हो। तो ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।